कहीं गिन्नी, कहाँ गई हो? हाँ, देखो तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, थोड़ा लिख कर दे दो ना। असल में क्या है कि काम की वजह से मुझे याद नहीं रहता। तुम तो हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। तुम क्या सच में भूल जाते हो या फिर ये चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वो मुझे ना मिले? अरे नहीं नहीं गिन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम जो चाहती हो, क्या मैंने तुम्हें आज तक नहीं दिया क्या? बताओ, क्या नहीं दिया है क्या? बताओ। हाँ हाँ दिया है, लेकिन इन दिनों तुम सब कुछ भूलने लगे हो। अरे भूल नहीं रहा हूँ, असल में जानती हो, रोज नई नई चीजें देना कुछ खास नहीं रहता। मैंने सोचा कि एक दिन हफ्ते में तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, तब तुम खुश रहोगे और मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगे। क्यों? ठीक है, देख लेंगे। वैसे सुनो, आज आते समय एक बस्ता चावल ले आना, घर में चावल खत्म हो रहे हैं। ये लो, बिल्कुल जैसे ही ऑर्डर करोगी सामने ले आकर रख दूंगा। और देखो, चारों तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ। तुम ठीक कहते हो, वही मेरी छोटी बहन है, कहाँ से उसे पकड़ लिया, उस भिखारी से शादी कर ली। अब देखो, 2 वक्त की रोटी के लिए आंसू बहा रही होगी। हाँ तो फिर बताओ, तुम्हारे जैसा सुख और कैसे मिला है? अब बताओ, मैंने तुम्हें अच्छे से रखा है या फिर नहीं? बताओ। हाँ, सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से रखते हो। मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। हर महीने तुम मुझे 5 साड़ी देते हो और गहनों की तो कोई कमी ही नहीं है। हाँ, और तुम्हारी बहन? हाँ, अरे उसे तो साल भर में एक कपड़ा भी नहीं मिलता। अब तुमने तुमने मुझे देखकर मुझसे मुझसे शादी क्यों की? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आज तक तुम्हारी कोई इच्छा मैंने पूरी की है? सुनो, तुम रोज उठते ही यही रोना रोने लगते हो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मुझे पैसा दौलत या किसी चीज का कोई मोह नहीं है। मैंने सिर्फ एक अच्छे दिल के इंसान को चाहा था। मैं इसी के लिए हमेशा ऊपर वाले से दुआ करती थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। अरे तो पसंद का कोई तरीका भी तो होना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं कभी भी खुद को पसंद नहीं करता। हाँ। तुम तो मुझे भी पसंद नहीं करते, ये बात तो तुम्हारी बातों से ही समझ आ जाती है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये देखो, तुम रोज उठते हो और मुझे यही बातें सुनाते हो। इसी बात से समझ आता है कि शायद तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हो। हाँ, ये क्या 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 बात क्या कर रही हो तुम? ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकता। असल में जब कोई आदमी अपनी पत्नी को ना बहुत सी चीजें देता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने तुम्हें 6 महीने पहले एक साड़ी दी थी, वही अब तक पहनी हुई हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी है उसमें मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर में शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कोई घर में है? एक बार बाहर आओ। क्या हुआ? क्या चाहिए यहाँ? मैं कब से रास्ते पर चल रही हूँ, तू मुझे दया करके थोड़ा पानी दे दे, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जैसे ही बड़ा घर देखा, पानी मांगना शुरू कर दिया। फिर पानी के नाम पर क्या क्या मांगोगी? इसका कोई ठिकाना है? नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है, अब मैं और नहीं चल सकती। पानी वानी कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझसे मदद लेने आई थी। ऐसे बहुत से भिखारी आते हैं, पहले पानी मांगते हैं, फिर खाना मांगते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सारा सामान हमारे पास रखा हो। ऐसा मत कह, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तू मुझे पानी देगी तो मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगी। क्या मैं उन आशीर्वादों को खा लूंगी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस तरह से तू मुझसे पेश आई है, यही बर्ताव लोग कभी नहीं भूलेंगे।
ले लो, खा। तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए सुबह से बहुत सारा खाना रखा है, खा लो ना। बेटा, मुझे थोड़ा पानी देगी? मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, नदी के पार। किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। इस बांस के पुल से होकर आई हूँ मैं। ये क्या बूढ़ी माँ, आप नदी के उस पार से बिना पानी पिए आ रही हैं? आइए, मैं आपको पानी देती हूँ। आहा, बहुत शांति मिली है बेटा। सच में इतनी शांति मुझे पहले कभी नहीं मिली। पर आपको रास्ते में किसी ने पानी क्यों नहीं दिया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पानी देने में तो पैसे नहीं लगते। ये बात हर कोई नहीं समझता बेटा। मैं नदी के पार एक बड़े घर में गई थी। वहां की बहू ने मुझे दूर धक्का दे दिया। अरे समझ गई, बहन ने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। बहन? वो तुम्हारी बहन है क्या? हाँ बूढ़ी माँ, वो मेरी अपनी बहन है। उसकी शादी बड़े घर में हुई है। वो बहुत अमीर है। अमीर हो सकती है, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। किसी की परवाह नहीं करती। जो असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, वो नहीं समझती। तू तो बहुत अच्छी है बेटा। तू इस झोपड़ी में रहती है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तुम लोग हमेशा खुश रहो। आप अब कहाँ जाएंगी बूढ़ी माँ? मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं रास्ते रास्ते घूमती रहती हूँ, देखती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में जगह मिल जाए। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम लोग अच्छे से रहो। अरे कहाँ हो माँ रूपा? देखो तो, मैं आ गया हूँ। अरे कहाँ गई थी? बाहर आओ। ओहो, तुम आ गए हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आओ आओ, मेरे बड़े घर में आओ। वाह, तुम्हारे घर में आकर कितना आरामदायक महसूस हो रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती, मेरा दिल बार बार तुमसे मिलने का करता है। हाँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अकेले मत रहो, हमारे घर में आकर रहो। देखो, इस बड़े घर में हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तुम्हारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं माँ, वो नहीं हो सकता। बेटी के घर में आकर रहने पर लोग क्या कहेंगे, बताओ। हाँ, तुम कैसी हो? हम लोग अच्छे हैं बापू। तुमने मुझे अच्छा घर दिखाकर शादी करवा दी, लेकिन हाँ, वो तो सही है कि तुम खुश हो। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, यही तो चाहिए था। तुम लोग खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। हाँ बापू, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज बिना मांगे मिल जाती है। अच्छा बापू, अब बताओ, अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? अरे हाँ, असल बात तो बताना ही भूल गया। दरअसल मैंने एक दावत रखी है, तो तुम सभी लोगों को आमंत्रित कर लो। हाँ। सभी का मतलब बहन भी आएगी क्या? उनके घर अभी नहीं गया। सच कहूँ तो अब वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहें, जाना पड़ेगा। अब किसे समझाएं माँ। सही है बापू, तुम्हारी छोटी बेटी जो घर से बाहर गई है, 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा सकती। छोड़ो इन बातों को, अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब 2 प्लेट खा लूं, फिर उनके गरीब घर जाना होगा। हाँ बापू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओह बापू, तुम, मेरा सौभाग्य,
कि तुम मेरे घर आए। आओ आओ, अंदर आओ। अंदर आऊं? अरे तुम्हारे अंदर तो सब सामान ही है, घर और बाहर कोई फर्क ही नहीं है। हाँ बापू, छोटा घर है इसलिए। ठीक है ठीक है, सुन, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। नहीं बापू, ऐसा नहीं है, पहले बैठो, फिर जो कहना हो कहो। हाँ, इस घर में कैसे रहती है वो तो तुम जानती हो। बाप रे बाप, आते ही मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बापू, मैं बहुत शांति से यहाँ रहती हूँ। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ कि कितनी शांति से रह रही हो। 6 महीने पहले जो कपड़ा पहना था वही अब तक पहनी हो। अरे ये सब क्या है? अच्छा ठीक है रहने दो। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए बापू, मैं थोड़े में ही संतुष्ट हूँ। अगर तुम ठीक हो तो वही अच्छा है। अब मैं एक बात कहने आया था। परसों मैं अपने घर में दावत रख रहा हूँ। तुम्हारी बहन और जमाई बाबू को भी बुला लिया है। तुम दोनों भी आओ, अच्छा खाना खाकर जाना, ठीक है? क्या खास मौका है दावत का बापू? अब कोई खास मौका नहीं है, बस मेरा मन किया तो दावत दे दी। हाँ ठीक है बापू, मैं उस दिन उन्हें लेकर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर वही बात हो गई। चलो अब मैं जाता हूँ, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं जाता हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, मुझे बताना, कहाँ दर्द हो रहा है तुझे? माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में भी बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ दवाई दे दे माँ, मैं दवाई खाऊं तो तुरंत ठीक हो जाऊंगी। बेटा, मैं दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा सकती, तू थोड़ा आराम कर, मैं पहले निखिलदा के घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। निखिलदा मुझे जरूर मदद करेंगे। ठीक है माँ, जल्दी आना। निखिलदा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है, दवाई खरीदने के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बहुत अच्छा होगा। भाई, हम बहुत मुश्किल में हैं, मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ, कृपया मुझे इनकार मत करो, नहीं तो मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो जाएगी, वो शायद बच नहीं पाएगी। अब मैं क्या करूं? कहां से मदद मांगूं? मुझे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना है। हाँ, मैं पलाशदा के पास जाती हूँ, लेकिन क्या वो मेरी मदद कर पाएंगे? पलाशदा, घर पर हो क्या? अरे नीलिमा दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। निखिलदा के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। अब मेरी बेटी बिना इलाज के मर जाएगी। तुम मत रो दीदी, हम है ना। रुकिए, मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम जाकर दवाई ले लो। तू अपने जमा किए हुए पैसे मुझे दवाई के लिए देगी? क्यों नहीं दूंगी, मुझे लगता है इन पैसों की तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुझे बहुत धन्यवाद, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तूने आज मुझे समझाया है कि इंसानियत क्या होती है। ठीक है, अब ज्यादा धन्यवाद मत देना, जल्दी से दवाई लेकर घर जाओ। आओ 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 जीवन, आओ आओ, तुम दोनों के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? मत पूछो, तुम तो उन्हें जानते ही हो, बस काम और काम, उन्हें कुछ और समझ ही नहीं आता, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई आने में। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं,
काम में व्यस्त रहना बहुत अच्छा है। कम से कम खुद को व्यस्त रखा जाता है, पूरा दिन समय बर्बाद नहीं होता। चलो जीवन, तुम्हें थकान जरूर होगी, अब अंदर चलो। चलो चलो। क्या बताऊं, जल्दी में कोई मिठाई भी नहीं ला पाई। अरे नहीं 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 नहीं, इस बारे में चिंता मत करो। आओ आओ आओ, अंदर तो चलो चलो। कैसे हो बाबू, तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? क्या कर रहे थे? दरअसल बाबू, मेरे घर के पड़ोस में एक बच्ची की तबीयत बहुत खराब थी। हम उसे देखने गए थे तो उसकी माँ ने हमें जाने नहीं दिया। अरे बाबू, क्या कोई हमारे साथ इस तरह व्यवहार करता है? नहीं बाबू, असल में हम उनकी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से हमें आने में देर हो गई। ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो। तुम दोनों के लिए घर के पास वाले होटल में एक जगह करवाई है, अब जाओ वहाँ आराम करो। ठीक है बाबू, हम वहाँ जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? तुम फिर से रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? देखा, दीदी और जीजा जी को घर के अंदर ले गए और हमें इस बैठक में रहने दिया। ओफो, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर उन्होंने हमें रहने दिया तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो सही है, लेकिन जब हमें घर में जगह दी तो खाना भी हमें अलग अलग देना चाहिए था। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? गिन्नी, तुम चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है। अरे रुको रूपा, बड़ी बहू को मछली का बड़ा सिर दो। कितनी मेहनत से मैंने उसे बाजार से लाया है, दो। हाँ बाबू, ये लो। और ये दीपा, तेरे पति ने कभी इतनी बड़ी मछली नहीं खाई है। देख, एक ही जगह दो खा ले, कब फिर मौका मिलेगा ऐसा खाने का? हाँ? असल में बाबू, क्या तुम जानते हो, हम तो ये मछलियाँ आमतौर पर नहीं खाते, इसलिए हम इन्हें पचा भी नहीं पाएंगे। तुम तो हमारी पसंद की चिंगड़ी मछली ला सकते थे। तुम लोग क्या खा सकते हो? चिंगड़ी मछली की बात करते हो। अगर तुम पहले कहते तो जरूर ला देता, लेकिन अब कोई तरीका नहीं है। क्या बात है बाबू, हमें दावत दे रहे हो और हमारी पसंद के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। ठीक से बात करो दीपा, तुम बाबू को अपमानित कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अपमान तो हुआ है दीदी। बाबू ने हम दो बहनों को बुलाया, जब तुम दोनों को अंदर रहने दिया तो हमें बाहर क्यों रखा? ओफो गिन्नी, चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रहूंगी। हर बात की एक सीमा होती है। बाबू, मैंने तुमसे ये सवाल पूछा है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? क्या तुम नहीं जानते थे कि हमारे घर में खाना पीना कैसा होता है? मुझे लगा कि तुम लोग ये खाना पसंद करोगे। तुम अब तक समझ नहीं पाए बाबू, जरूरत से ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं समझ पाए तो ये हमारे लिए अपमानजनक है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। तो तुम लोग अब चले जाओगे? अगली बार दावत पर बुलाओ तो सोच समझकर। हमें तो बस चावल दाल और चिंगड़ी मछली चाहिए थी। चिंता मत करो बाबू, तुम्हारी दूसरी बेटी और जीजा जी है जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा आयोजन किया। अब तुम उन्हें खुश रखो। हम अब जा रहे हैं। ओफो, तुम ये क्या कह रही हो गिन्नी? तुम पापा के सामने ये सब बोल सकती हो क्या? हैं? अगर वो मुझे और तुम्हें अपमानित कर सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ। वो बड़े हैं इसलिए मैं अब तक चुप रही, लेकिन हमेशा चुप रहना ठीक नहीं है। अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने बेचना नहीं चाहिए। देखो, मेरे लिए तुम्हें कितना अपमान सहना पड़ रहा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। जिनकी जैसी मानसिकता होती है
वो वैसा ही करेंगे। की जैसी मानसिकता होती है वो वैसा ही करेंगे। चलो, दिन भर से कुछ नहीं खाया। घर में मैंने झींगा मछली तल कर छोड़ी है। 2 कटोरी चावल डालकर फिर झींगा मछली से आराम से खा लेना। अरे बाबा, आप यहाँ? अब नहीं 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 नहीं, नहीं आकर मैं रह नहीं सका। असल में मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैंने आसपास के लोगों से सुना है कि तुम्हारा घर छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा है। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं बाबा आप तो बड़े आदमी हैं, हमसे माफी क्यों मांगेंगे? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अब देखो, आज दोपहर मैंने जो व्यवहार किया। आहा, हमने उन बातों को अब सोचा भी नहीं है। आप इन सब बातों को भूल जाइए। पलाशदा, मेरी बेटी ठीक हो गई है। अगर मुझे उस दिन दीपा पैसे नहीं देती तो मैं दवाई नहीं खरीद पाती। ओ, तुम्हारी बेटी तो बीमार हो गई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। दीपा ने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपके पैसे वापस करने आई हूँ। किस पैसे की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पैसे लौटाने को कहा था क्या? तुम्हारी बेटी ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से काम करके पैसे जमा कर लूंगी। तुम अपनी बेटी का ध्यान रखना। सच में माँ, मैं हैरान हूँ तुम्हें देखकर। तुम गरीब होते हुए भी दूसरों की मदद कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है। चंदर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। वाह सीमा, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की हैं और आपने होटल मैनेजमेंट, और इससे हमें कहीं और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो सीमा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढाबा खोल लें। आप ऐसे ही परेशान होते हैं। आजकल बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बाद में किश्त से लोन चुकाया करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। हाँ। अगले दिन नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे एक ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। आप ये फॉर्म भर दीजिए। और फिर कुछ ही दिनों में चंदर को लोन भी मिल जाता है। चंदर और उसकी पत्नी सीमा दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। 2 लड़के बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो ना बहुत भूख लग रही है यार, और कुछ बाहर का खाने का मन भी हो रहा है। एक काम करते हैं ना, हमारे गांव में जो नया ढाबा खुला है उसमें चलते हैं। सुना है वहां कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ तो चल फिर। वैसे भी नई नई जगह पर जाना तो हमारा शौक है, और फिर ब्लॉग भी बना लेंगे वहां पर जाकर। और दोनों लड़के चंदर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अंकल, आज तो मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, और मेरे लिए 1 प्लेट चाउमीन। चंदर जल्दी से जाकर ऑर्डर अपनी पत्नी को दे देता है और थोड़ी देर में खाना उनकी टेबल पर लाकर रख देता है। वाह अंकल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे तो भूख और भी बढ़ गई। और फिर अपने फोन को निकालकर फोटो खींच लेता है। अंकल, आपके रेस्टोरेंट का जितना नाम सुना था ना, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। अब हम बार बार यहीं पर खाना खाने आएंगे। हाँ हाँ अंकल, सच में इतने कम दाम में तो सिर्फ आप ही के यहाँ पर खाना मिलता है। हाँ। दोनों लड़कों की बात सुनकर चंदर खुश हो जाता है। सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
चलो अच्छा है, हमारा रेस्टोरेंट जल्दी जल्दी चलने लगे। फिर हमें बैंक की किस्त भी तो भरनी है। अब हाँ, सो तो है। रात को घर जाकर चंदर दौड़ा हुआ घर में आता है। सीमा, सीमा, ये देखो, वो जो लड़के आज रेस्टोरेंट में आए थे ना, जिन्होंने चाउमीन और मंचूरियन मांगा था, देखो, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया भाई, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। देखो देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग भी दी है। कुछ दिन बाद, चंदर, हमें बैंक की इस महीने की किस्त देनी थी ना, तुम कल ही जाकर किस्त दे आना। चंदर कुछ कहता उसके पहले ही उसका फोन बजता है। हेलो पिताजी, मैं बबलू बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बबलू, बोल, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कॉलेज की फीस की ना इंस्टॉलमेंट भरनी थी। 2 दिन के अंदर मेरे कॉलेज की फीस भरनी थी और बहुत जरूरी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। चंदर कुछ सोचकर हिचकिचाता है। तभी सीमा उसके हाथ पर हाथ रखती है और आंखों से हाँ का इशारा करती है। अब पैसे पहुंचवा दूंगा बेटा मैं। सीमा, अब हम क्या करेंगे? बबलू की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर बैंक की किस्त भरना भी तो जरूरी है। आप परेशान मत होइए, बैंक मैनेजर से बात कर लेना, वो बहुत भले आदमी हैं, वो जरूर आपकी स्थिति को समझेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को रेस्टोरेंट से जाकर शशिकांत भाई साहब से बात करूंगा। फिर सीमा और चंदर दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। आज रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कोई और नहीं बल्कि शशिकांत अपने बीवी बच्चों के साथ उतरता है। अरे मैनेजर साहब, मैं आज आपके ही पास आने वाला था। अरे चंदर, बातें छोड़ो, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बढ़िया सा ले आओ। थोड़ी ही देर में चंदर उन्हें जो भी चाहिए वो सर्व कर देता है। शशिकांत की पत्नी पारो, अरे वाह भाई साहब, आपके यहाँ का मटर पनीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपके रेस्टोरेंट की। पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा हाँ भाई, अब बताओ कि क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? वो मैनेजर साहब, इस बार मैं किश्त नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है ना, मैंने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन मेरे बेटे बबलू की कॉलेज की फीस जमा करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तुम कहाँ भागे जा रहे हो, और किश्त की जगह तुम हर रोज मुझे अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देना भाई, ठीक है? फिर चंदर और सीमा दोनों हाथ जोड़कर शशिकांत और उसके परिवार को विदा कर देते हैं। आप हर किसी से किस्त समय पर लेते हैं, लेकिन चंदर से क्यों नहीं? चंदर बहुत ही ईमानदार आदमी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी किश्त जमा कर देगा। ये रेस्टोरेंट तो चंदर के रेस्टोरेंट से बहुत बड़ा और ज्यादा सुविधाजनक दिख रहा है, लेकिन यहाँ कम भीड़ है और वहाँ ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वो बहुत ही बदतमीज और लालची किस्म का आदमी है। और वैसे भी होटल बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता, उसमें खाना भी स्वादिष्ट होना चाहिए, और चंदर के रेस्टोरेंट में ये सारी बातें हैं। साहब, आपने इतनी मेहनत से इतना अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन आपसे ज्यादा तो उस चंदर का रेस्टोरेंट चल रहा है। हाँ, और सुना है कि उसके रेस्टोरेंट में उसकी बीवी खाना बनाती है भाई। हाँ सरकार, क्यों ना आप भी भाभी जी से ही खाना बनवा लो। अरे उसे सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। वैसे भी जब आखिरी बार तुम हमारे घर आए थे और मैंने उसे पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोला था, तो याद है ना कैसी बनाई थी? हाँ,
नहीं नहीं, उनसे अच्छा तो हम किसी और से ही बनवा लेंगे। हाँ हाँ, तो अब जल्दी से सोचो कि उस चंदर का ढाबा बंद कैसे करवाएं, क्योंकि अगर उसका रेस्टोरेंट चल गया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाएगा, समझे? वैसे एक तरकीब है हमारे पास सरकार। इस चंदर ने ढाबा बैंक से लोन लेकर खोला है और इस महीने की किश्त भी नहीं चुकाई। अगर हम बैंक में शिकायत कर दें तो बात बन सकती है। अरे लेकिन वो बैंक का मैनेजर शशिकांत, वो उसी की तरफदारी करता फिरता है? जी सरकार, उसकी फिक्र आप क्यों करते हो? अगले महीने इस मैनेजर का ट्रांसफर होने वाला है। हाँ? उसके बाद तो चंदर को बैंक की किश्त भरनी ही पड़ेगी ना। इतनी जल्दी इतने पैसे जमा करना उसके बस की बात नहीं है सरकार। राजेश शैतानी मुस्कान देता है। कुछ दिनों बाद शशिकांत का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह नए मैनेजर रोहन, जो कि राजेश का रिश्तेदार था, वो आता है। अरे रोहन, और क्या हालचाल है? मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ राजेश, तुमने यहाँ मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। बताओ क्या काम है? वो क्या है ना, मेरे रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर चंदर नाम के एक आदमी का रेस्टोरेंट है। उसने काफी समय से बैंक की किश्त नहीं भरी। पिछला मैनेजर तो उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उससे सारे पैसे एक साथ मांगो। मुझे यकीन है कि वो इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे पाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मैं कोई भी काम जो है बिना पैसों से नहीं करता भाई। हाँ भाई, सो तो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इनाम मैं घर पर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर कल तक तुम्हें खबर मिल जाएगी कि चंदर और उसकी पत्नी रोड पर आ गए। अगले दिन सुनिए, क्या आप ही चंदर हो? जी साहब। देखिए, मैंने आपकी फाइल अच्छे से देखी तो मुझे पता चला कि आपने काफी टाइम से बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। अगर कल तक तुमने इंस्टॉलमेंट के सारे पैसे एक साथ जमा नहीं किए ना, तो तुम्हारे रेस्टोरेंट को हम जब्त कर लेंगे भाई। लेकिन साहब, मैं एक साथ इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। रोहन बिना कुछ कहे सुने वहां से निकल जाता है। ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। एक ही दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? अगले दिन रोहन फिर से चंदर और सीमा के रेस्टोरेंट पर जाता है। हाँ जी, तो फिर हुआ पैसों का इंतजाम? नहीं मैनेजर साहब, आप मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दे दीजिए। देखिए, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि एक दिन से ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर लूंगा। और ये देखो, ये रहे कानूनी कागजात, ये सब ऑफिशियल है। सीमा और चंदर कुछ नहीं कर पाते। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अब ना तो घर रहा ना रेस्टोरेंट, अब हम क्या करेंगे? चंदर बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट की बातें याद कर रहा था। हम दोनों 2 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। अब मुझ में ताकत नहीं रही। और एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जो कि बबलू की थी। पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं घर और रेस्टोरेंट दोनों जगह गया, लेकिन मुझे पता चला कि बैंक ने हमारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर लिए। फिर चंदर बबलू को सारी बातें बताता है। और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, पर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भी हमारे साथ ऐसे ही भटकना पड़ेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तभी चंदर को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। पिताजी, क्या हुआ आपको?
अरे लगता है कमजोरी से चक्कर आ गए। बेटा तुम जल्दी कहीं से पानी ले आओ। अरे दादा, थोड़ा पानी दे दो, वो मेरे पिताजी बेहोश हो गए। आदमी जल्दी से उसे एक लोटे में पानी दे देता है और बबलू चंदर को पानी पिलाकर एक जगह बैठा देता है। पिताजी, अब आप ठीक हैं? चंदर हाँ में सिर हिला देता है। माँ, मैं ये लोटा देकर आता हूँ। बबलू फिर उस घर में जाता है और लोटा दे देता है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है। अरे काका, ये ट्रक ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है? अरे खटारा है भाई, भंगार में बेचना है हमें। अच्छा काका, तो ये ट्रक जो है आप मुझे दे दीजिए। कितने में बेचोगे? बबलू उस आदमी से ट्रक ले लेता है। अरे काका, ये ट्रक तो अभी चल सकता है। देखो, मैंने इस ट्रक की जगह जो है ना बहुत सारे नए ट्रक ले लिए हैं, तो अब ये जो है किसी काम का नहीं रहा मेरे लिए भाई। बबलू ट्रक को जैसे तैसे चलाकर चंदर और सीमा के पास ले जाता है। अरे बबलू, इस खटारा ट्रक को तुम यहाँ क्यों ले आए? अरे माँ, ये खटारा नहीं, हमारी खुशियों का पिटारा है। और फिर सीमा और चंदर को सारी बातें बताता है। अच्छा, लेकिन तुम इस खटारा ट्रक का करने क्या वाले हो बेटा? पिताजी, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बबलू उस खटारा ट्रक को सीधा करने में जुट जाता है। बबलू उस पर कलर भी कर देता है और बस 2 दिन में ही वो खटारा ट्रक बिल्कुल नया दिखने लग जाता है। बेटा, तुमने तो इस ट्रक को बिल्कुल नए जैसा बना दिया, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? माँ, बड़े बड़े शहरों में इसे फूड ट्रक कहते हैं। क्या? फूड ट्रक? हाँ सीमा, इस ट्रक को जो है हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे हम हमारा चलता फिरता होटल बना सकते हैं। हाँ माँ, ये हमारा नया रेस्टोरेंट रहेगा और इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ये है कि आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब पहले तो सिर्फ फूड डिलीवरी होती थी, लेकिन अब हम होटल डिलीवरी भी कर सकते हैं। फिर सीमा और चंदर दोनों हंसते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें इस रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करनी चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हें याद है वो दोनों लड़के जिन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया था? हम भी बिल्कुल उसी तरह हमारे होटल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैं अभी पूरे होटल का वीडियो बनाता हूँ। कुछ ही समय में बबलू का बनाया हुआ रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया। कुछ आदमी नुक्कड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना क्या? अरे पास के गांव में एक होटल है भैया, जो कि जरूरत पड़ने पर खुद चल कर जाता है। बस हमें एक बार जो है उस होटल को ऑर्डर करना पड़ता है, बस हो गया। हाँ भैया, अब बहुत अचंभे की बात है कि अब होटल भी जो है चलने लग गए हैं भैया। अरे पर ऐसा रेस्टोरेंट दिखता कैसा है भाई? मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अरे ताऊ जी, क्यों फिक्र करते हो? आप कहो तो मैं अभी बुला लेता हूँ उस रेस्टोरेंट को। अब हाँ बेटा, जरूर बुला लो, फिर मैं अपनी बुढ़िया को भी उसमें बैठकर खाना खिलाऊंगा। इधर रेस्टोरेंट में सीमा, ये देखो, हमारे होटल को सब लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। सीमा भी बहुत खुश हो जाती है। इधर राजेश और सुंदर दोनों गुस्से में थे। अरे सरकार, हमने तो इस चंदर का रेस्टोरेंट बंद करवा दिया था, लेकिन अब ये न जाने कहां से उस घुमक्कड़ रेस्टोरेंट को ले आया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कैसे भी उसके रेस्टोरेंट को खत्म करना है। मैं उसके रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। उस कलमुहे चंदर की वजह से मेरा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर ही है। हाँ सरकार, सो तो है। मैं बस दिन भर मक्खी ही मारने का काम करता हूँ यहाँ पर तो। अगले दिन अरे सुंदर, उस होटल को काली पहाड़ी के पीछे वाले मैदान में बुला ले।
हम वहीं उसे फोड़ देंगे। वहां किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो रेस्टोरेंट कहां गायब हो गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजेश और सुंदर दोनों ट्रक के पास जाते हैं, वैसे ही ट्रक में लाल सायरन बजने लगता है। उसे सुनकर चंदर, बबलू और सीमा तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे काका, आपके पास बम है? अरे नहीं नहीं, मैं बम का क्या करूंगा भाई? काका झूठ मत बोलिए, ये ट्रक बहुत सारी जगहों पर जाता है, इसलिए मैंने अपने फूड ट्रक में मेटल डिटेक्टर लगा दिया था, जिससे मुझे पता चल जाता है कि किसी के पास बम है या नहीं। अच्छा, तो तुम ही ने हमारे रेस्टोरेंट और घर को जब्त करवाया होगा, और अब इस घुमक्कड़ रेस्टोरेंट को भी उड़ाना चाहते थे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं नहीं बबलू बेटा, पुलिस को फोन मत लगाओ। लेकिन तुम मेरे छोटे से रेस्टोरेंट को क्यों खत्म करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है? तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलने के बाद तो मेरा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया था। मैं रोहन को कहकर फिर से तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट छुड़वा दूंगा, लेकिन तुम पुलिस को फोन मत लगाओ बेटा। अरे चाचा, वो तो मैं भी करवा सकता हूँ। बबलू पुलिस को फोन लगाकर सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां जाकर राजेश और सुंदर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है, और बबलू अपना पुराना रेस्टोरेंट और घर दोनों छुड़वा लेता है। वाह बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें हमारा पुराना घर और रेस्टोरेंट दोनों मिल गए, और ये घुमक्कड़ रेस्टोरेंट भी। माँ, पिताजी, वैसे मुझे फिर से जाना होगा। मैं थोड़ी ही दिन की छुट्टियों में आया था। बबलू वहां से चला जाता है। चंदर और सीमा कुछ नौकरों को आग उगल रहा था। हर किसी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। मिट्टी सूखकर दरारों में बदल गई थी। ऐसे समय में मोहन सब्जी वाला आधे बीघे जमीन में सब्जियां उगाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। मोहन खेत में नंगे पांव खड़ा था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि पैर जल रहे थे, लेकिन वह अपने खेत को हरा भरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। सुनो मोहन, इतनी गर्मी में खेत में मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे गंगा, अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। मेहनत ही तो हमारा सहारा है। गंगा कुछ नहीं कह सकी। वह जानती थी कि मोहन का पसीना ही उनके घर का चूल्हा जलाता है। सुबह खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर मोहन ने उन्हें अपनी टोकरी में रखा और ठेले पर रखकर बाजार जाने लगा। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। बाबा, बाजार से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना और मेरे लिए चूड़ियां लेते आना बाबा। मोहन ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज सब्जियां अच्छी बिकी तो जरूर लाऊंगा। मोहन ठेला चलाते हुए बाजार की ओर बढ़ रहा था। गर्मी से सड़क तप रही थी। अचानक सामने से तेज रफ्तार में आती एक ट्रक ने ठेले को जोर से टक्कर मार दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सड़क पर सब्जियां बिखर गईं। मोहन दूर जाकर गिरा। उसके सिर से खून बह रहा था। लोग दौड़कर आए। अरे जल्दी से किसी को बुलाओ, मोहन बहुत चोटिल हो गया है। मोहन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके दिमाग में बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट थी। जब गांव में खबर पहुंची कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है, तो गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। मोहन, आंखें खोलो, हमारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर जल्दी अच्छा इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। गंगा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने मोहन के बड़े भाई पवन से पैसे मांगने के लिए गई। भैया, मोहन का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे मुझे उधार में दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखो गंगा,
मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि सबको मैं पैसे उधार पर देता रहूं। तुम कहीं और से पैसे उधार पर ले लो। मोहन का भाई पवन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपने पड़ोसी और गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर सब संकट में हैं। मुझे कोई राह दिखाओ भगवान। तभी गंगा को अचानक याद आता है कि उसके मायके से मिले हुए जेवर काम आएंगे। हाँ, यह सही रहेगा। मैं अपने जेवर को सेठ रामलाल के यहाँ गिरवी पर रख देती हूँ। उस पैसे से मोहन का अच्छे से इलाज हो जाएगा। रामलाल की सब्जी की बहुत बड़ी दुकान रहती है। वह बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता है। गांव के सभी लोग रामलाल के यहाँ जेवर गिरवी रहकर पैसे ले जाया करते थे। गंगा ने भी रामलाल के यहाँ अपने सारे जेवर रखकर मोहन का इलाज करवाया, पर एक्सीडेंट इतनी भयानक थी कि मोहन की दोनों टांगें कट गई थीं। गंगा, मेरे पैर कहाँ हैं? गंगा ने उसकी हथेलियां कसकर पकड़ ली। मोहन की आंखों में आंसू थे। गंगा, मैं अब कुछ करने लायक नहीं रहा। हमारा घर कैसे चलेगा? गंगा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूंगी। मोहन घर लौट आया, लेकिन अब वह बैसाखी के सहारे भी खड़ा नहीं हो सकता था। बच्चों की जिम्मेदारी और घर का खर्च सब गंगा पर आ गया। गंगा ने हिम्मत की और खेत जाने लगी। सुबह से शाम तक धूप में तपती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह नहीं रुकी। जब पहली बार वह बाजार में सब्जी बेचने गई तो गांव के लोग बातें बनाने लगे। अरे, अब औरतें भी सब्जी बेचेंगी? बेचारी का पति अपाहिज हो गया, अब यह क्या कर सकती है? लेकिन गंगा ने किसी की परवाह नहीं की। वह सब्जी बेचती रही, बच्चों के लिए 2 रोटी कमाने के लिए। पर गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जमींदार ने अपने तालाब से पानी देने से मना कर दिया। खेत सूखने लगे। हे महादेव, अब अगर पानी नहीं मिला तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गंगा ने आखिरी उम्मीद के साथ गांव के जमींदार के पास जाने का फैसला किया। वह उसके बड़े से महलनुमा घर के दरवाजे पर पहुंची और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? आता हूँ। जमींदार साहब, कृपा करके हमें अपने तालाब से थोड़ा पानी लेने दीजिए। हमारी फसलें सूख रही हैं। गंगा, इस साल बहुत गर्मी है। अगर मैं अपना तालाब सबको दे दूंगा तो मेरा खुद का क्या होगा? गंगा की आंखों में आंसू आ गए। साहब, अगर खेत सूख गए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कम से कम थोड़ा पानी तो दे दीजिए। लेकिन जमींदार टस से मस नहीं हुआ। तो हमने क्या जिंदगी भर पानी देने का टीका लेकर रखा है? चली जाओ यहाँ से। दोबारा फिर कभी पानी के लिए यहाँ मत आना। गंगा का सिर झुक गया। वह चुपचाप वापस लौट गई। थकी हारी गंगा अपने पुराने सूखे कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी कुएं से आवाज आती है, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो। मैं कुएं में गिर गया हूँ, मेरी मदद करो। जैसे ही यह आवाज गंगा ने सुनी, वह तुरंत कुएं के अंदर देखी कि एक साधु बाबा कुएं में गिरे हैं। फिर गंगा ने रस्सी डालकर साधु बाबा को कुएं से बाहर निकाला। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकाला। मैं कब से इस कुएं में ही गिरा हुआ था, पर किसी ने मुझे इस कुएं से नहीं निकला। पर बेटी, तुम इस कड़कती धूप में इस सूखे कुएं के पास क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ, हो सकेगा तो मैं मदद करूंगा। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है। मैं सब्जी बेचने का व्यापार करती हूँ। मेरे कुएं सूखे होने के कारण मैं जमींदार के तालाब से पानी लिया करती थी, पर उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। गंगा ने साधु बाबा को सारी कहानी बता दी। फिर साधु बाबा बोले, बेटी, इस कुएं को खोदो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। गंगा को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। फिर गंगा घर जाकर सारी बात मोहन को बताती है। ठीक है गंगा, तो फिर तुम कल जाकर कुएं को खोदो। एक बार मेहनत करके देखो। मेहनत करने में क्या जाता है, शायद साधु बाबा की बात सच हो जाए। गंगा ने साधु बाबा की बात मानी और अगले ही दिन कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब वह जमीन में गहराई तक खुदाई कर रही थी
तो अचानक कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। अरे ये कुदाल में क्या टकरा रहा है? उसने और खुदाई की तो एक चमकता हुआ घड़ा निकला। जैसे ही उसने घड़े को हाथ में उठाया, उसमें से पानी के बुलबुले निकलने लगे और देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया। गंगा के कुएं से निकलने वाला पानी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब से उसने इस पानी से सब्जियों की सिंचाई शुरू की थी, तब से उसकी सब्जियां और भी हरी भरी, बड़ी और ताजी होने लगी। बैंगन, लौकी, भिंडी और टमाटर पहले से 2 गुने बड़े हो गए थे। गांव के लोग उसकी सब्जियां देखकर हैरान थे। अरे वाह गंगा, तुम्हारे टमाटर तो सेब जितने बड़े हो गए हैं। तुम्हारी सब्जियां सबसे ज्यादा ताजा और मीठी होती हैं। अब हम कहीं और से सब्जी नहीं लेंगे, अब हमेशा तुमसे ही सब्जी लिया करेंगे। ये सब खड़े होकर जमींदार रामलाल सुन रहा था। उसके अंदर एक जलन की भावना प्रकट हो गई। अरे यह कैसे हो गया? मैं तो उसे अपना तालाब का पानी देने से मना कर दिया, फिर यह गंगा पानी कहां से ला रही है? और इसकी सब्जियां इतनी लंबी बड़ी कैसे हो रही हैं? मुझे इसका पता करना ही होगा। अब जमींदार रामलाल गंगा का पीछा करने लगा। वह देखा कि गंगा अपने कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर रही है। तब वह बहुत आश्चर्य में हो गया। अरे यह कैसे हो सकता है? इसके कुएं तो कई सालों से सूखे थे, इसमें अचानक पानी कहां से आ गया? इस कुएं से ही इसकी इतनी अच्छी सब्जी की उपज हो रही है। अगर इसकी सब्जी ऐसे ही उपजती रही तो यह गांव की सबसे अमीर बन जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, जमींदार कुएं के पास पहुंचे। उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें जहरीला केमिकल भरा था। अगर यह जहर पानी में मिल गया तो गंगा की सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी और फिर इसकी सब्जियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोतल खोलकर झर कुएं में डालने की कोशिश की, एक चमत्कार हुआ। कुएं से अचानक हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी और जोर की गर्जना हुई। जो बुरे इरादों से यहाँ आए हैं वे खुद नष्ट हो जाएंगे। कुएं से यह आवाज सुनते ही जमींदार डर के मारे वहां से भाग गया। इधर सुबह होते ही गंगा मोहन दोनों अपनी भी व्यापार को बड़ा करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। गंगा उस साधु बाबा की कृपा से हमारे कुएं में पानी आ गई और सब्जियों का उपज भी अच्छा होता है और हमारी सब्जियों का व्यापार भी अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम इसी सब्जी से अपना एक और व्यापार खोल लें? एक और व्यापार मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं। देखो गंगा, तुम्हें याद है जब हमारी गुड़िया बीमार पड़ी थी तो तुम उसे मोमोज बनाकर खिलाई थी, और मोमोज कितना स्वादिष्ट था। तो क्यों नहीं तुम मोमोज बनाकर गांव-गांव बेचो, और मैं बैठे बैठे ही घर के पास सब्जियों का ठेला लगाकर बेचूंगा। ऐसे भी दिन भर में घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। हाँ जी, यह तो बिल्कुल आप सही उपाय बताए हो। आज ही मैं बाजार जाती हूँ और मोमोज बनाने वाले सामान को लेकर आती हूँ। यह सब सारी बातें जमींदार गंगा के घर के बाहर खड़ा होकर छुपकर सुन रहा था। अच्छा, तो यह लोग मोमोज बनाने की तैयारी में लगे हैं, यानी अपनी व्यापार को और भी बड़ा करना चाह रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कि यह अपनी मोमोज वाला व्यापार को कैसे बड़ा करते हैं। मैं हार मानने वाला में से नहीं। इधर गंगा बाजार से मोमोज बनाने वाले सामग्री को खरीद कर ले आती है और फिर मोमोज बनाकर शाम को गांव की ओर निकल जाती है। इन मोमोज ले लो, मोमोज, तीखी चटपटी मोमोज ले लो। एक बार जो मोमोज को खाओगे बार बार मांगोगे। एक बार छक कर देखो। इस तरह से गंगा गांव में मोमोज बेचने लगी। मोमोज के नाम सुनते ही गांव वाले अपने घरों से निकलकर मोमोज खरीदने आ गए, क्योंकि गांव में पहली बार गंगा ने ही मोमोज बेचने आई थी। किसी ने मोमोज पहले कभी नहीं खाया था, और जो मोमोज खाए थे उन्हें मोमोज का स्वाद पता था। अरे गंगा बहन, मोमोज कैसे प्लेट दे रही हो? हाफ प्लेट का दाम है 20 रुपए और चटनी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो मुझे हाफ प्लेट मोमोज देना। इस तरह से करके सभी कोई पहले हाफ प्लेट मोमोज खाकर देखते हैं। मोमोज चटपटा और गर्म होने के कारण गांव वालों को काफी पसंद आता है। मोमोज खाकर सभी कोई बहुत खुश होते हैं और गंगा की अच्छी कमाई होने लगती है।
अरे गंगा बेटी, मुझे भी 4 प्लेट मोमोज देना। वह क्या है ना कि मेरी बेटे बहू शहर से आए हैं, तो उन लोगों ने कई बार मुझे मोमोज लाने को कहा, पर गांव में अभी तक किसी ने मोमोज नहीं बेचते हैं। आज मैं लेकर जाऊंगा तो वह लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अभी देती हूँ, ये लीजिए काका, आपके 4 प्लेट मोमोज। गंगा को मोमोज बेचकर घर लौटते समय अंधेरा हो जाता है। जब वह मोमोज बेचकर घर लौट रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडों ने गंगा को घेर लिया। मैंने सुना है कि तेरे मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, चल मुझे भी मोमोज खिला। भाई साहब, मेरे सारे मोमोज खत्म हो चुके हैं। क्या क्या कहा? तेरी सारी मोमोज खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब तेरी अच्छी कमाई हुई है। चल मोमोज की कमाई हुए पैसे निकाल। गंगा उन बदमाशों को अपने पैसे देने से मना करती है। तब वह लोग गंगा के पैसे की पोटली छीन लेते हैं। गंगा बड़ी उदास मन से घर लौट आती है और सारी कहानी अपने पति मोहन को बताती है। अगली सुबह वे लोग उन बदमाशों के बारे में बात करते हैं। गंगा, हम लोग उन बनवासों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी, यह बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम उन वनमासों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह फिर कल मेरे साथ ऐसा कर सकता है। वह दोनों आपस में ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी गांव का मुखिया उन लोगों के पास जाता है। मुखिया को गंगा के घर जाते देखकर रामलाल मुखिया का पीछा पकड़ लेता है। गंगा, मैं सुना हूँ कि तुम गांव में मोमोज बेचने का व्यापार करती हो और तुम्हारा मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो क्या तुम मुझे 100 प्लेट मोमोज बनाकर दोगी? इतना बड़ा ऑफर सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही मुखिया को हाँ कर देती है और मुखिया उसे एडवांस में 500 रुपये देकर चले जाते हैं। यह सब देखकर रामलाल झलकर आग बबूला हो जाता है। गंगा, तू बड़ी उड़ रही है ना। मैं इस बार अपने काम में नाकाम नहीं हूंगा। देखना क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। अंधेरा हो जाता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी मोमोज बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि सुबह ही मुखिया के घर मोमोज पहुंचाना था। जैसे ही मोमोज बन जाते हैं, वे लोग अच्छी तरह से ढककर सोने चले जाते हैं और इधर बाहर खिड़की से खड़ा होकर रामलाल सब देख रहा होता है। चलो, ये सब अब सो गए। चलकर मैं सारे मोमोज की टोकरी को उठाकर घर ले आता हूं। फिर तो कल जो होगा इन लोगों के साथ, वह तो देखने में मजा ही आ जाएगा। फिर रामलाल चुपके से गंगा के घर घुसकर मोमोज की टोकरी उठाकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही गंगा जब अपनी मोमोज की टोकरी को नहीं देखती है, तब वह बौखला जाती है। मोहन, देखो ना, हमारे मोमोज की टोकरी नहीं है। जब मोहन आकर देखता है तब सच में टोकरी वहां पर नहीं रहता है। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। गंगा, लगता है हमारा मोमोज किसी ने चोरी कर लिया है। अब क्या होगा जी? मैं तो मुखिया जी को वचन दी थी कि आज सुबह ही उनके घर मोमोज बनाकर दे जाऊंगी। एक काम करो गंगा, तुम मुखिया जी के घर जाकर मुखिया जी को सारी बात बता दो। मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, वह हमारी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। गंगा बड़ी उदास मन से मुखिया के घर चली जाती है। मुखिया जी, मैं आपकी मोमोज तो बनाई थी, पर किसी ने मेरे घर से मोमोज चोरी करके ले गया है। मुझे माफ कर दीजिएगा मुखिया जी। यह लीजिए आपका एडवांस के पैसे। कोई बात नहीं गंगा, अच्छा हुआ कि तुम मुझे अभी आकर बता दी, और यह पैसे तुम रख लो। तुम्हारे मोमोज चोरी हो गए, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। गंगा पैसे को रखकर घर लौट रही होती है, तब वह देखती है कि रामलाल का बेटा बाहर में बैठकर मोमोज खा रहा होता है। अरे, यह रामलाल का बेटा मोमोज कहाँ से खा रहा है? गांव में तो मेरे सिवा कोई मोमोज बेचता ही नहीं और रामलाल तो मेरे से मोमोज खरीदा ही नहीं। गंगा रामलाल के बेटे के पास जाती है और उससे पूछती है, बेटा, ये मोमोज आप कहाँ से खा रहे हो? यह मोमोज मेरे घर पर एक टोकरी भरकर रखा हुआ है, आपको चाहिए क्या? हाँ बेटा, मुझे इसमें से एक मोमोज दोगे क्या? फिर रामलाल जमींदार का बेटा गंगा को एक मोमोज देता है और गंगा वह मोमोज लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति मोहन को दिखाती है। हाँ गंगा, यह मोमोज तो बिल्कुल हमारा ही है। इसका मतलब कि जमींदार रामलाल ने हमारा मोमोज चोरी किया। गंगा, अब हमारी मदद मुखिया जी ही करेंगे। तुम उनके पास जाओ और सारी बात बता दो।
गंगा उस वक्त तुरंत मुखिया जी के पास जाती है और मुखिया को बताती है कि वह रामलाल के बेटे को अपने मोमोज खाते हुए देखी थी। तुम्हें पूरा पता है कि वह मोमोज तुम्हारा ही है? हाँ मुखिया जी, वह मोमोज मेरा ही है। आप एक बार चलकर उसकी घर की तलाशी लीजिए। मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ जमींदार रामलाल के यहाँ पहुँचते हैं। रामलाल, ओ रामलाल, जरा बाहर निकलो। आता हूँ। हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या बात है? रामलाल, गंगा की मोमोज चोरी हो गई है। वह तुम्हारे बेटे को मोमोज खाते देखी है। उसका कहना है कि वह मोमोज तुमने ही चोरी किया है। नहीं मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं किसी का मोमोज नहीं चोरी किया हूँ। पर रामलाल, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। मुखिया अपने 2 आदमियों को रामलाल के घर की तलाशी लेने को कहता है। जब वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा टोकरी में भरकर मोमोज रखा हुआ है। वह मोमोज को लेकर बाहर निकलते हैं और सबके सामने रख देते हैं। यह क्या है रामलाल? तुम तो कह रहे थे कि मैं मोमोज नहीं चोरी किया हूँ। रामलाल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। वह डरते हुए फिर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। मैं गंगा की तरक्की को देखकर जलने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि गांव की कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा पैसे वाला बन सके। मैं गंगा को नीचा दिखाने के लिए यह सब काम किया हूं। नहीं रामलाल, तुमने यह माफी लायक काम नहीं किया है। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर ऐसा ही करोगे। मारो सब इसको मिलकर। फिर मुखिया के आदमियों ने रामलाल की अच्छी सी धुलाई कर दी और गंगा वहां से अपने घर चली गई। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फल देता है। जलन और नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इंसान खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसकी हमेशा